आइए हम मिट्टी के बारे में देखते हैं। मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहता है, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, आइए इन सब के बारे में देखा जाता है। मिट्टी भूमि के ऊपर पाए जाने वाली दानेदार परत को ही मिट्टी कहा जाता है। भूमि के ऊपर पाए जाने वाली दानेदार परत को ही मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी का निर्माण मुख्यतः चट्टानों के टूटने, पेड़ पौधे, पहाड़ों और वनस्पतियों के सड़ने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण का कई प्रोसेस है, लेकिन मुख्यतः मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने और वनस्पतियों के सड़ने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण होने में लगभग 1 लाख वर्ष का समय लगता है। उसके बाद से मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद से मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। मिट्टी 5 प्रकार की होती है। पहला देखते हैं उस 5 प्रकार में पहला प्रकार होता है होरिजोन ओ, होरिजोन ए, होरिजोन बी, होरिजोन सी, होरिजोन आर। अब आइए देखते हैं एक एक करके, किसे होरिजोन ओ कहते हैं, किसे होरिजोन ए कहते हैं, किसे होरिजोन बी कहते हैं। अब होरिजोन ओ, यह इसे ओ का मतलब होता है इसमें ऑर्गेनिक, अर्थात मिट्टी के सबसे ऊपरी परत पे पाए जाने वाले को ही क्या कहा जाता है, होरिजोन। यह होरिजोन ओ मिट्टी के सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा होती है और इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो होरिजोन ओ की, मिट्टी की होरिजोन ओ की परत में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब देखते हैं होरिजोन ए। होरिजोन ए का मतलब हो गया, मान लीजिए ये होरिजोन ए सरफेस उसका, अर्थात यह भी मिट्टी का ऊपरी ही परत होता है और यह बहुत ही उपजाऊ होता है। होरिजोन ए, यहाँ जितने भी छोटे पौधे की जड़ें होते हैं वह होरिजोन ए ही तक आए होते हैं। जैसे हम लोग का धान हो गया, सरसों हो गया, साग हो गया, आलू हो गया, यह सब की सब पौधों की जड़ें होरिजोन ए तक आई रहती हैं। यह इसी होरिजोन ए में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चूहे हुए सब रहते हैं होरिजोन ए के अंतर्गत। उसके बाद से आता है होरिजोन बी। होरिजोन बी कहते हैं, होरिजोन बी में जितने भी बड़े आकार के पौधे हैं उन सब की जड़ें होरिजोन बी तक आई रहती है। देखिए जैसे पेड़ सागवान हो गया, बरगद हो गया, शीशम हो गया, उन सभी पेड़ों की जड़ें कहाँ तक पहुंची होती है, होरिजोन बी तक। और छोटे पौधे जैसे धान गेहूँ साग इन सब के पौधे होरिजोन ए तक। उसके बाद आता है होरिजोन सी। होरिजोन सी इसे कहते हैं सब स्ट्रेटम, मतलब यह खेती के लिए उतना उपयुक्त नहीं होता है, होरिजोन सी। उसके बाद आता है होरिजोन आर। होरिजोन आर को कहा जाता है बेड रॉक, अर्थात यह भूमि का सबसे निचला परत होता है, मिट्टी के सबसे निचला परत होता है बेड रॉक। यह यहाँ पे केवल चट्टानें ही पाई जाती हैं। अब मान लीजिए खेती के लिए सबसे उपयुक्त ऊपर वाला ही है और यहाँ पर सबसे ज्यादा चट्टान पाई जाती है। इस प्रकार मिट्टी के अन्य भूगोल के अनुसार मिट्टी के 5 परतें होती है। उसके बाद से भूगोल के अनुसार मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है स्थानबद्ध मिट्टी, दूसरा होता है स्थानांतरित मिट्टी। अब किसे स्थानबद्ध मिट्टी कहेंगे और किसे स्थानांतरित मिट्टी कहेंगे, आइए एक एक करके देखते हैं। स्थानबद्ध मिट्टी, स्थानबद्ध मिट्टी उस मिट्टी को कहा जाता है जो अपने जहाँ जिसका जहाँ पे निर्माण होता है वह अपने ही स्थान पर होती है, तो उसे ही स्थानबद्ध मिट्टी कहा जाता है। जहाँ पर इसका निर्माण होगा और वहीं पर यह मिट्टी रुक जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा, स्थानबद्ध मिट्टी कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। उसके बाद से आता है स्थानांतरित मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी किसे कहेंगे, वैसी मिट्टी जिसका जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पर वो नहीं रहती है, वहाँ से हवा और नदियों के द्वारा दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्थानांतरित मिट्टी कहा जाता है। अर्थात स्थानांतरित मिट्टी उसे कहेंगे जो अपने बनने वाले स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे क्या कहा जाता है, स्थानांतरित मिट्टी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। आइए देखते हैं 8 भाग कौन कौन से हैं। पहला है हम लोगों का जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटराइट मिट्टी, पांचवा है पर्वतीय मिट्टी, उसके बाद से दलदली मिट्टी, उसके बाद से मरुस्थलीय मिट्टी, उसके बाद से लवणी मिट्टी। अब आइए एक एक करके देखते हैं किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी को उसे कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी का मुख्यतः निर्माण नदियों के जल के द्वारा होता है। जब नदियाँ यहाँ से पर्वतों भाग से चलती हैं तो वह अपने साथ छोटे छोटे कण को लेकर आती हैं, वही कण यह पूरे मैदान उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कर देती है।
जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी कहता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से नदियों के द्वारा होता है। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। इसी प्रकार यह उसी जलोढ़ में जब बालू की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं दोमट मिट्टी। ऐसी जलोढ़ में जब बालू की मात्रा कम हो जाती है तो उसे कहते हैं काप मिट्टी। उसके बाद से जलोढ़ दो प्रकार से होता है, एक होता है नई जलोढ़ और दूसरा होता है पुरानी जलोढ़। अर्थात तुरंत बाढ़ के द्वारा जो जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है उसे नई जलोढ़ कहेंगे, और जो बाद में जिसका निर्माण हुआ है उसे पुरानी जलोढ़ कहा जाएगा। अब जलोढ़ मिट्टी देखते हैं किस किस फसल के लिए अच्छा होता है। तो जलोढ़ मिट्टी धान, गन्ना, गेहूं, तिलहन ये सब के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा इन्हीं फसलों का खेती किया जाता है। उसके बाद से आता है यह कहाँ पाया जाएगा, तो जितना भी हम लोग का उत्तर भारत का क्षेत्र है जो वहीं पर सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। जैसे कुछ पाया जाएगा यहाँ पे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से यह पंजाब, उत्तर भारत के संपूर्ण हिस्सों में ही जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। यह मुख्यतः इसका निर्माण नदियों से ही होता है। अब यह उसके बाद से इसमें किस किस पदार्थ की मात्रा होती है सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में, तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। उसके बाद से पोटेशियम पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा, किस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो चूना पत्थर और पोटेशियम की मात्रा होती है। अब किस तत्व की सबसे कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में, तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद आइए देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि काली मिट्टी को ही दूसरा नाम कहता है रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन पूछता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। उसके बाद पूछता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण मतलब बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब इसे यह ज्वालामुखी क्रिया से भी काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद से यह काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी का काला रंग किस लिए होता है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि काली मिट्टी का काला रंग किस लिए होता है, तो काली मिट्टी का काला रंग टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण ही काली मिट्टी का रंग काला होता है। एक बार और बता दें, टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण ही काली मिट्टी का रंग काला होता है। यह काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की और गन्ना की खेती की जाती है। अब यह कहाँ पर पाई जाएगी, आइए हम देखते हैं। सबसे ज्यादा काली मिट्टी हम लोग के यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाएगा। उसके बाद से कुछ मध्य प्रदेश में, उसके बाद से गुजरात में, उसके बाद से उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में ही, यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक के ही क्षेत्र में काली मिट्टी का निर्माण होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी होती है।